इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हाजिर हूं मैं आपके साथ आरती। बिल्कुल, मैं हूं गौतम और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम दोनों तैयार हैं लेकर कार्यक्रम किसान की बात, और उम्मीद है आप भी बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज का कार्यक्रम हो या हमारा किसान की बात, हम लाते हैं बिल्कुल आपके ही उपयोग की बातें, जिनको आप सुनते हैं और अपनी खेती को कई कदम उन्नत दिशा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरती, बहुत सही कहा आपने। और अगर बात करें हम लोग दुनिया भर में, जैसे अगर बात करें तो बागवानी फसलों और जो सब्जियों का प्रचलन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को इससे जो है बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। क्योंकि शहरों में जो सब्जियों की मांग है, खासतौर पे जो पोषण से युक्त सब्जियां हैं या फल हैं, उनकी मांग ज़्यादा है, तो उनको रेट जो है अच्छे मिल जाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय भी है आरती, वो है शहरों में सब्जी की खेती का दायरा और अवसर। और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर BS तोमर साहब को, जो कि अध्यक्ष हैं साकी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद गौतम जी। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल देखिए तैयार हैं कि किस तरह से आप कि प्रश्न जो है उन तक पहुंचे। इसके लिए हम आपके लिए 2 लाइंस लाए हैं, फ़ोन नंबर लाए हैं, तो आप नोट करें। 01 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद आप 23421081 और एक और फ़ोन नंबर नोट करें 23421082। इस पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अगर शहरों में सब्जी की खेती का जो दायरा है, अवसर है, अगर आप भी चाहते हैं करना शहरों में खेती, तो किस तरह से आप वो दायरा जो है बढ़ा सकते हैं और अवसर जो है और नए कैसे तलाश सकते हैं, इस विषय पे आज बात होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें शहरों में सब्जी की खेती का दायरा और अवसर, तो शहरों में सब्जी की खेती करना या किसी भी प्रकार की खेती करना सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ जल की समस्या देखने में आ जाती है, भूमि की समस्या देखने में आ जाती है, बहुत सी समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी शुरुआत हम इससे करना चाहते हैं कि शहरों में सब्जी की खेती की जब इतनी समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर स्कोप क्या है इसमें? देखिए, सब्जी उत्पादन में शहरों के अंदर और शहरों के आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें 2 प्रकार की संभावनाएं हैं जी। एक तो यह है कि हम अपने परिवार के स्तर पर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दें शहरी क्षेत्रों में, ताकि हम स्वस्थ, ताजी और पोषण से युक्त सब्जी का इस्तेमाल कर सकें। तो एक तो वह पहला तो अवसर है कि हम अपने परिवार के स्तर पे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके उनको हम उगाएं और इस्तेमाल में लाएं अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। और दूसरा है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, उनके आसपास में जो खेती के क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम सब्जी फसलों के उत्पादन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जो शहरों के क्षेत्रफल आसपास में कई बार जो हमारी व्यावसायिक फसलें हैं, गेहूँ हैं, धान हैं, सरसों हैं, आदि आदि की खेती करते हैं, और उसके अपेक्षा हमें आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्रों के आसपास जो भी कृषि योग्य भूमि है, क्षेत्र हैं, उनमें बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। बागवानी फसलों में विशेष रूप से सब्जी फसलों को या फूल वाली फसलें हैं, उनको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खेती की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिमाग में अचानक से आता है कि गांव, तो शहरों में जो सब्जियों की खेती कैसे लोग करें, क्या मतलब प्रोत्साहन उनको मिले, कैसे वो प्रोत्साहित हों कि वो खेती के लिए अग्रसर हों शहरों के नजदीक? शहरों के आसपास का मतलब ये है कि जैसे ही हम शहर की सीमाओं से बाहर आते हैं तो हमारे पास खेती के क्षेत्रफल उपलब्ध होते हैं। आप दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें या कलकत्ता की बात करें या चेन्नई की, बेंगलोर की, तो जो शहरी सीमाएं हैं, जैसे वो समाप्त होती हैं, उसके बाद कृषि का क्षेत्र शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और उन कृषि के, मेरा मानना है कि तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में शहरों के आसपास में हमें बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें सब्जियों को, फूलों को, फलों को, और या औषधीय पौधे हैं या हमारे जो दूसरे सुगंधीय पौधे हैं, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जब हम इसकी बात करते तो हमारी बात आती है कि हम सब्जी फसलों पे ही क्यों विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी तैयार होने के बाद और उपभोक्ता तक पहुंचने में कम समय में वो जल्दी खराब हो जाती हैं, यानी कि उनकी शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। तो ऐसे में उन सब्जियों को अगर हम शहरों के आसपास में पैदा करते हैं तो इससे एक तो किसान को एक से अधिक या कई फसलें लेने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो कम अवधि की होती हैं,
तेजी से बढ़ती हैं, निरंतर रोजगार मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि उनको हम जैसे ही तैयार होती हैं काट करके हम बाजारों में बेच सकते हैं। तो जो सब्जी उत्पादक है उसको सीधे सीधे बाजार उपलब्ध हो जाता है, यानी कि उसे बाजारीकरण करने की समस्या उसके सामने नहीं आती है। तीसरी बात यह है कि जो उपभोक्ता है, सबसे बड़ा जो परेशानी है वो उपभोक्ता के सामने है। उपभोक्ता को अगर ताजी और स्वस्थ सब्जी मिल जाए तो उसे पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा देता है, उसके बावजूद भी उसको उतनी ताजी और बेहतर गुणवत्ता की सब्जी नहीं मिलती। तो ये एक सामंजस्य हमको आपस में बैठाने की आवश्यकता है कि किसान शहरों के आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां उनका उत्पादन करें। उनका उत्पादन मैंने बताया कि एक तो ये शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, पोषण से भरपूर होती हैं, और इनको जितना हम कम समय में ताजे रूप में इस्तेमाल करें तो हमें उतना ही बेहतर पोषण मिलता है। तो इनकी आवश्यकता है। फिर इनकी विशेषता क्या है, हम क्यों कहते हैं कि पत्तेदार सब्जियां। आप बात करिए धनिये की। धनिया आप पूरे साल लगा सकते हैं। गर्मी में उसमें थोड़ा सा आपको इंटरवेंशन करना पड़ता है कि भाई शेड नेट का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में झुलसने की संभावना रहती है। अन्यथा बारिश के मौसम में आप धनिया उगा सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी है कि तेज धूप है तो शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50% शेड नेट का, हरे रंग का या काले रंग का, और उसको उथली क्यारी पे उगा सकते हैं, क्योंकि वर्षा में यकायक अधिक बारिश होने की वजह से इनके पत्तेदार सब्जियों को गलने की संभावना। तो उसके बाद आप देखिए धनिया पूरे साल आप उगा सकते हैं, पालक आप पूरे साल उगा सकते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों में चुलाई है, लाल चुलाई है, हरी चुलाई है, कुल्थी है, कुल्फा है, और मूली है, साग सरसों है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका मैं नाम लेता जाऊं, जिनको हम पत्तेदार सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इनको शहरी क्षेत्रों के आसपास उगाते हैं तो उससे हमारी इन तीनों समस्याओं का निदान होता है। उपभोक्ता को पोषण युक्त ताजी सब्जी मिलती है, किसान को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, ज़्यादा आमदनी होने की संभावना है। और जब ये कम अवधि की फसलें जब हम उगाते हैं, क्योंकि शहरों के आसपास खेत की जो ज़मीनें हैं वो महंगी होती हैं, बिजली का भी मैं देखता हूँ किसानों को दिल्ली में तो व्यावसायिक स्तर पर कनेक्शन मिलते हैं, तो उनकी बिजली भी महंगी पड़ती है, लेबर भी महंगी होती है। तो ऐसे में उनको उन्हीं फसलों को उगाना जो ज़्यादा पैसा देने वाली हों, कम अवधि की हों, और वो बार बार उसको लगा सकते हैं, ताकि किसान को उनकी जो उगाने की क्रियाएं हैं उनकी पूरी जानकारी उसको होती है, उसका विश्वास होता है। सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता, जैसे हमने धनिया का एक उदाहरण लेके बात की। या हम जब हम पालक की बात करते हैं, पालक को हम गर्मी में भी ले सकते हैं, बारिश में भी ले सकते हैं, सर्दी में तो होती ही है। तो गर्मी और सर्दी में क्या होता है कि उनमें ध्यान रखने की बात है कि हम एक बार ही उसकी बिजाई करते हैं। गर्मी में जो बीज की बुआई की वो 30 से 35 दिन में, 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, उसको पूरा निकाल के उसका बाजारीकरण करते हैं, क्योंकि उसमें दोबारा वृद्धि आने की संभावना कम रहती है। इसी प्रकार से जो अगेती जुलाई अगस्त में जो पालक लगाते हैं उसमें भी यही स्थिति होती है। अन्यथा सर्दी के मौसम में अगर हम पालक है, मेथी है, धनिया है, सरसों है, ये मूली के पत्ते हैं, मूली सलजम को पत्ते के लिए है, और धनिया है, कुल्फा है, चुलाई है, ये सब चीज़ें हम अगर उसमें इस्तेमाल में उगाते हैं तो उससे हमें बेहतर ये अवसर मिलते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं शहरी क्षेत्रों के आसपास किसानों को भी और उपभोक्ताओं को। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े, उनसे जान लेते क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो मैडम जी, राम राम। जी राम राम सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी मेरा नाम देवेंद्र है, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, मानसरोवर गार्डन से। जी पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर तोमर से एक बारी एक प्रश्न पूछना। जी बताएं देवेंद्र जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं मानसरोवर गार्डन में रहता हूँ जी। उस जगह नजदीकी है, मेरी छत काफी बड़ी है। तो मैंने छत पे ना बड़े बड़े गमले लाके उनमें ब्रिंजल, ब्रोकली और जुगनी ये लगा रखे थे बड़े साइंटिफिक तरीके से। जी। घर के सामने एक पार्क है डॉक्टर साहब, वहाँ पर है ना गिलहरी बहुत है, पूरे उसको ना मेरे गार्डन को कहना चाहिए मेरी खेती को नष्ट कर जाती है गिलहरी। क्या करें डॉक्टर साहब, प्लीज बताएं। ये तो गंभीर समस्या है, और बार बार हम जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो गिलहरियों की, मोरों की, चिड़ियाओं की, तोतों की, कौवों की ये समस्याएं आती हैं। इसका एक इलाज तो है कि भाई आप अपने जो छत है, छत पे थोड़ा ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा कि नेट लगा दें। एक स्थायी इलाज हो सकता है कि आप अपने उस पे चारों तरफ लोहे के एंगल लगा करके
और उसमें परफोरेटेड सीट लगा दें या जाली लगा दें, लोहे की जाली जिसको ना काटें। अगर आप हरी सैड नेट लगाते हैं या और लगाते हैं तो गिलहरियां उसको काट लेती हैं और अंदर आ जाती हैं। तो अगर उसका स्थायी उपाय चाहते हैं तो उसमें धूप भी आएगी ऊपर से और साइड से उसको बंद कर देंगे तो आपको गिलहरियों का प्रवेश बंद हो जाएगा। दूसरा है कि भाई आप उसका स्केयरिंग करें। जब वो गिलहरियां आती हैं उस समय आप रहते हैं तो आप उनको भगा सकते हैं, लेकिन वो कठिन काम है। और तीसरा है कि आप नेट लगाएं, लेकिन नेट लगाते हैं अपने उस पर तो नेट को गिलहरियां काट देती हैं। तो आपकी समस्या तो बहुत वाजिब है देवेंद्र जी, और इसका स्थायी समाधान यही है, चाहे वो बंदरों से हो चाहे गिलहरियों से हो। ये दो ही ज़्यादा, गिलहरी और बंदर, सब्जी उत्पादकों को तंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनके क्या प्रश्न है, ये क्या सवाल है। नमस्कार, मैं जुगल किशोर बुंदेलखंड का जिला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। नमस्कार, अपना आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने गांव से जैसे देसी वाले हरे वाले बैगन ले आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने बो रखे हैं। तो सर जी यहाँ पे बड़े तरह होते हैं, लेकिन इसमें कीड़े लग जाते हैं सर जी किसी किसी बैगन में। निश्चित रूप से बैगन में कई प्रकार के कीड़े लगते हैं, चाहे उसमें शीर्ष बेधक हो, फल बेधक हो, एप्लिकना बिटिल हो या जैसिड हो, ये सब लगते हैं। तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंगन में कीड़े कम से कम लगें और आपको कम से कम छिड़काव करना पड़े, तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप जब खेत में बैगन की रोपाई करते हैं उस समय से लेकर जब तक आप फल तोड़ते रहते हैं अपने खेत में, बड़े पैमाने पर, मैं उसको क्वांटिफाई करूंगा, आप फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करिए। जब आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शीर्ष बेधक और फल बेधक या फ्रूट एंड शूट बोरर बोलते हैं, जब वो ऊपर लगता है तो इसको शीर्ष बेधक बोलते हैं, फल में लगता है तो फल छेदक बोलते हैं, और जब दोनों में एक साथ लगता है तो शीर्ष एवं फल बेधक बोलते हैं। एक ही कीड़ा दोनों जगह नुकसान करता है। तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंतराल पर फेरोमोन की जो टिक्कियां हैं उनको बदलते रहें। आप देखेंगे जैसे फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो ये जो आपके शीर्ष बेधक के वयस्क नर हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे और वो आगे निषेचन से वंचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको छिड़काव कम करना पड़ेगा और कीड़े कम लगेंगे। तो ये एक प्रभावी तरीका है और इसको 15 दिन के अंतराल पे आपको बदलना होगा। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़े हैं, जान लेते हैं। हमारे श्रोता काफी उत्सुक हैं इस विषय पे बात करने के लिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी, अपना प्रश्न यह है कि जैसे जहाँ मैं रहता हूँ तो मेरे घर के मतलब पीछे के साइड में कुछ जमीन मतलब खाली पड़ी हुई है, तो उसमें हम कभी कभी हम धनिया है और ये मिर्ची वगैरह लगा देते हैं तो उसमें मतलब हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर जी से, ये जो शिमला मिर्च आती है खेत में अगर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो क्या इसमें हो पाएगी? जब आप मिर्च उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, तो शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। शिमला मिर्च उगाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, ये तापक्रम और डे लेंथ के लिए दोनों के लिए बड़ी सेंसिटिव है। हमारे यहाँ लखनऊ की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, मैदानी क्षेत्रों में कम समय के लिए वो वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं जिसमें शिमला मिर्च की हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इसलिए आप देखा इसका नाम ही शिमला मिर्च क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खेती शिमला के आसपास के क्षेत्रों में होती, पहाड़ी क्षेत्रों में होती। फिर धीरे धीरे वो कम ऊंचाई के पहाड़ों में के होने लगी, फिर उनकी तलहटियों में होने लगी, फिर हमने उसको मैदानी क्षेत्रों में अपना लिया। तो आप इसको कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। अभी अगर आपकी पौध तैयार है तो आप लगा सकते हैं, तो आपको अप्रैल मई में इसके फल मिल जाएंगे। और फिर आप जाकर के सितंबर के एंड में लगा सकते हैं, ताकि आपको अक्टूबर के बाद नवंबर और 15 दिसंबर तक इसके फल मिल सकते हैं। बारिश के मौसम में शिमला मिर्च को लखनऊ में या मैदानी क्षेत्रों में उगाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें विषाणु रोगों का प्रकोप बहुत होता है, क्योंकि विषाणु रोग रोधी किस्म इसमें नहीं है और उससे उपज में बहुत भारी कमी आती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। धर्मवीर जी बताएं सवाल। डॉक्टर साहब, हमने तोरी की बेल लगाई थी जी, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि गिलहरी ने आगे से इसको फिर दोबारा वो बेल आगे बढ़ नहीं पाई। उसके बाद मैंने यही इलाज किया, हमारे एक श्रोता ने पूछा था, मैं चूहेदानी लेके आया 3 और मैंने सबको लगा दी। उसके बाद गिलहरियां पकड़ के जंगलों में छोड़ के आया, और उसके बाद सिर्फ 1-2 गिलहरी रह गई। तो ये एक मेन हमारी समस्या दूर हो गई। और हम गमले में सब्जी लगाना चाहते हैं, हमने मिर्च लगा रखी है, और अगर हम बैगन दूसरी सब्जी लगाना चाहें तो ये
देखो, गमले में आपने एक तो बहुत अच्छा, धर्मवीर जी, आप निरंतर श्रोता हैं इस कार्यक्रम के, और आप हर लगभग सभी कार्यक्रमों में आपका कोई न कोई अच्छा प्रश्न होता है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने चूहादानी के माध्यम से गिलहरियों को पकड़ के उनको जंगल में छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत समय लगता है। एक बार में आप एक ही गिलहरी को पकड़ सकते हैं और आपको निरंतर उस पर समय देना पड़ता है। तो इसका स्थायी इलाज है कि आप अपनी छत के ऊपर अगर वो लोहे की आकृति या ऐसी जालीदार जगह बना ले जहाँ सब्जियां उगाते हैं, तो वो इस समस्या से आप निपट सकते हैं। दूसरा, आपने कहा गमलों में अभी मिर्ची लगाई हुई है। मिर्ची के अलावा आप अभी गर्मी में बहुत सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, आप मिर्च लगा सकते हैं अभी। इसके अलावा आप बैगन लगा सकते हैं। आप पत्तेदार सब्जियों में पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, चुलाई लगा सकते हैं। अभी गर्मी की मूली भी आप लगा सकते हैं। और गमलों में आप गर्मी वाली जो बेल वाली सब्जियां हैं, खीरा है, ककड़ी है, जुकनी है, करेला है, इनको लगा करके इनको ट्रेलिंग कर सकते हैं। और आप इस प्रकार की सब्जियां अपने गमलों में गर्मी के मौसम में ले सकते हैं। धर्मवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है शहरों में सब्जी की खेती। तो शहरों में सब्जी की खेती जैसे है कि उनको काफी महंगी पड़ती है, जमीन महंगी है, बिजली महंगी है, सिंचाई प्रबंधन करना महंगा पड़ता है। तो किन सब्जियों का चयन करें वो कि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले? देखो, एक तो हमने अभी बात की थी कि भाई हमें पत्तेदार सब्जियों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कम समय में। दूसरी है जड़ वाली फसलें, बिल्कुल, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, गाजर है। ये तीनों फसलें किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा जो खुले खेत के अपेक्षा अगर हम संरक्षित खेती अपनाएं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें, खीरे की, शिमला मिर्च की, तरबूज, खरबूजे की, या संरक्षित अवस्थाओं में हम पैदा करें, बैगन को पैदा करें, भिंडी को पैदा करें, मिर्ची को पैदा करें, शिमली मिर्चा को पैदा करें, तो ये उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। और खुले खेत और संरक्षित अवस्थाएं, दोनों ही ऑप्शन किसानों के पास हैं। क्योंकि जहाँ ज़मीन महंगी है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि भाई आप पॉली हाउस लगाइए, नेट हाउस लगाइए, जिसका उत्पादकता अधिक हो, कम क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पाद मिले, वो एक पॉसिबिलिटी है। और पौध उत्पादन भी एक संभावना है कि संरक्षित अवस्थाओं में हम पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी के मौसम में लोग बात करते हैं तरबूज की, खरबूजे की, खीरा, ककड़ी, टिंडा, तुरई, लौकी आदि की हम पौध तैयार कर सकते हैं। मिर्ची, शिमला मिर्च की, टमाटर की, बैगन की पौध तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक संभावना है, क्योंकि जो लोग शहरी क्षेत्रों में छतों पे या अपने किचन गार्डन में, तो उनको अक्सर मैं देखता हूं कि अच्छी किस्म के पौध नहीं मिल पाते। बिल्कुल। तो अगर ये हमारे शहरी क्षेत्रों के आसपास में किसान भाई कुछ अपनी सब्जियों की पौध तैयार करते हैं और वो उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके बड़ा फ़ायदा है। और कई सारे मैं देखा है, हमारे किसान हैं दरियापुर में, सतवान जी, वो प्याज की पौध तैयार करते हैं या पत्ता गोभी की पौध तैयार करते हैं, टमाटर मिर्च की पौध, तो लोग उनकी पहले से बुकिंग कर लेते हैं। तो वो पौध को उत्पादन के काम में लगे हैं। तो वो भी एक अवसर, पौध उत्पादन भी एक अवसर है। तो शहरी क्षेत्रों में नए आयाम ये हैं, नई संभावनाएं ये हैं कि हम वहाँ संरक्षित खेती कर सकते हैं, हम वहाँ पौध उत्पादन का काम कर सकते हैं। हम अगर ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करें, शहरों के क्षेत्रों के आसपास में ऑर्गेनिक सब्जी अगर हम पैदा करें, तो उसकी और बड़ी मार्केट है, मांग है। और ये काफ़ी संभावना है इसकी। जब हम सब्जी की सामान्य खेती करते हैं तो हम ऑर्गेनिक खेती की भी अपार संभावनाएं सब्जी फसलों में है शहरों के आसपास। डॉक्टर साहब, एक बात जहन में ये भी आ रही है कि जैसे गांव में होता है, जब हम खेती गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी खुला होता है और बहुत दूर दूर तक हर जगह खेत दिख रहे होते हैं। तो क्या माहौल और जलवायु, इन दो शब्दों को अगर लिया जाए, तो क्या शहरों पर जब हम खेती करते हैं तो इसका कुछ असर या चुनौतियों का सामना हमारे किसान मित्रों को करना पड़ता है? देखिए, जब हम गांव की बात करते हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, वहां लगभग एक ही प्रकार की फसल होती है, तो वहां पे उसका प्रबंध करना, उसके उगाने में, खेती के करने में जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति संभव होती है। और जो शहरों के क्षेत्र में अगर छोटे छोटे खेत हैं, उनमें किसानों को चुनौतियां तो ऐसी आती हैं कि भाई ट्रैक्टर लेना है जुताई करने के लिए, अब बैल तो रहे नहीं आसपास में, या मजदूरों की संख्या भी कम होती है और मैकेनाइजेशन संभव नहीं है। जब हम बड़े क्षेत्र में, गांव में, खुले क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे मैकेनाइजेशन की बड़ी संभावना है। जैसे आलू हमारी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर
काफ़ी यंत्रीकरण हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ। उसकी बुआई, मिट्टी चढ़ाना, स्प्रे करना, खुदाई करना, उसके छटाई करना, हालम कटिंग करना, ये सारी की सारी आलू के अंदर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन हो गई। लेकिन जहाँ हमारे खेत छोटे हैं तो उनमें मैकेनाइजेशन करना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से जो शहरों के आसपास हैं अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेबर ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैकेनाइजेशन कम है, खेत छोटे होते हैं। तो ऐसे में संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वो एक बहुत अच्छा आयाम हो सकता है छोटे खेतों में, उसको हम कर सकते हैं। उसके लिए हम छोटे ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। आजकल छोटे ट्रैक्टर भी हैं बागों में काम करने के लिए, पॉली हाउसेज में काम करने के लिए, और उनको हम छोटे क्षेत्रफल में काम कर सकते हैं और उनको फिर किराए पे भी लगा सकता है किसान जी। भाई सारे किसानों को आवश्यकता नहीं, वो समूह बना करके छोटा ट्रैक्टर ले लें और वो पूरे गाँव की छोटी छोटी जो जोत है उसकी जुताई भी वो कर सकता है। तो किसी एक किसान को, दो किसान को ये भी रोजगार का अवसर मिलता है कि जब हम बागवानी फसलों को अपनाते हैं तो उसमें बड़े ट्रैक्टरों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर ज़्यादातर खुले खेतों के लिए होते हैं। बागवानी क्षेत्र में बड़े ट्रैक्टरों से काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जड़ कट जाती है पौधों की, मुड़ने के लिए जगह चाहिए, तो उतनी जगह किसान के पास होती नहीं। इसलिए यंत्रीकरण बागवानी फसलों में छोटे किसानों के स्तर पर करना बड़ा चुनौती का काम है। जी जी डॉक्टर साहब, और साथियों आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात। बहुत सारी बातें हो रही हैं आज, किस तरह से शहरों में सब्जी की खेती का आप दायरा बढ़ा सकते हैं और कितने अवसर हैं, क्या क्या अवसर जिनके माध्यम से आप अपनी खेती कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ हमारे कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, जिनमें से हम या तो आपको हमारे किसान मित्र से बातचीत करवाते हैं या फिर हम किसी भी उद्यमी से आपकी जो उनका अनुभव होता है वो साझा करते हैं। तो ऐसी एक महिला उद्यमी है चारुलता, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आइए आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चारुलता है। मैं A&A क्रिएशन सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्थ दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ। तो हमारा इमिटेशन ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, जिसमें हम इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं किसी भी तरह की, और साथ में जूट बैग्स वगैरह या पोटलीज, ये सब हम लोग हाथ से जो हमारा बच जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है, उसको हम उस पर यूटिलाइज कर देते हैं। NCUI में मैंने ट्रेनिंग भी दी है इस चीज़ की काफ़ी टाइम, और काफ़ी सारे हाट मैंने करे हैं। तो गवर्नमेंट मुझे जगह जगह स्टॉल प्रोवाइड करती है ताकि, और मेरे साथ इस वक्त 10 से 12 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जिनको मैंने रोजगार दे रखा है। 8 लेडीज़ मेरे साथ राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, जहाँ से कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर उसको यहाँ दिल्ली में ला के, यहीं पे मेरे आदर्श नगर में हमारा वर्कशॉप है जहाँ पे हम लोग ये सब बनाते हैं, सारी लेडीज़ वगैरह मिलके बनाती हैं। तो फिर हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें स्टॉल देती है जहाँ पे कि हमारी सेल होके इन सबको, हमारी महिला उद्यमियों को रोजगार वगैरह मिलता है। और उसके बाद जो हमारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी अगर आप देखें तो हमारा लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट, जैसे भी आप बोलेंगे हम वैसा कस्टमाइज भी कर देते हैं, क्योंकि हमारी खुद की, हम लोग खुद बनाते हैं, तो आप हमसे बनवा भी सकते हैं। बाकी सरकार इसमें भी मेरी काफ़ी मदद कर रही है, जगह जगह स्टॉल दे के, और काफ़ी 2-3 जगह हमारे पास विजिट करने आए थे हमारे यहाँ पे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब मैंने उनका प्रधानमंत्री योजना में नई कोई स्कीम निकली है, उसमें मैं सोच रही हूँ कि आगे अपनी महिला उद्यमियों को और साथ दे दूँ। बिल्कुल श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कि चारुलता जी को, कि कैसे ये महिला उद्यमी होते हुए कैसे इन्होंने अपने व्यवसाय को शुरू किया और कैसे ये अपना अभी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रही हैं। और हम इनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि एक महिला होते हुए भी इन्होंने एक उद्यम को खड़ा किया, और इनके साथ कई लोग आज रोजगार भी लोगों को मिला हुआ है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे शहरों में सब्जी की खेती का, और एक जगह जिक्र हुआ था कि पॉली हाउस। तो अगर जो किसान भाई पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं, और क्या सरकारी अनुदान भी कुछ वो ले सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का निरंतर प्रयास है MIDH के माध्यम से। और MIDH के माध्यम से किसानों को हम पॉली हाउस बनाने के लिए या ड्रिप फर्टिगेशन लगाने के लिए या शेड नेट लगाने के लिए या नेट हाउस बनाने के लिए, अलग अलग तरह की आकृतियों के लिए अलग अलग प्रकार की सहायता उसमें MIDH के माध्यम से मिलती है। जहाँ तक बात है दिल्ली क्षेत्र की, दिल्ली क्षेत्र में MIDH काम नहीं करता है, क्योंकि दिल्ली में कुछ खेती से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि सरकार ने खेती का जो क्षेत्रफल है उसको खेती नहीं मानती है, इसलिए यहाँ पे MIDH की योजना नहीं है। अन्यथा जो यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी राज्यों में MIDH की योजना है। और MIDH के माध्यम से जो शहरों के आसपास के लोग हैं, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, हर जगह ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कहीं 50% की छूट है, कहीं 75% की छूट है, तो इसको अगर हमारा कोई किसान
अवेल करना चाहता है, लेना चाहता है, तो जिला के संबंधित उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकता है या MIDH की साइट पर जाकर के भी देख सकता है कि कौन कौन सी संरचनाओं के लिए किस प्रकार की सब्सिडीज हैं उन स्कीम्स में, चाहे वो बीज उत्पादन की हो, नर्सरी उत्पादन की हो, चाहे नेट हाउस बना के खेती करने की हो, पॉली हाउस एनवायरमेंटली कंट्रोल पॉली हाउस की है, या राउंड द ईयर मशरूम की प्रोडक्शन की है, या फूलों की खेती करने की। बहुत सारी कार्यक्रम हैं MIDH के अंतर्गत जिनको सरकार सहायता देती है उनको बनाने में और उनके आगे विकास में। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी है कि अगर कोई किसान मित्र चाहता है कि वो अब अपनी खेती जो है शुरुआत करे, बागवानी शुरुआत करे या सब्जियों की शुरुआत करे, तो शहरी क्षेत्र में उसको लगभग कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कितना उसका क्षेत्रफल होना चाहिए कम से कम अगर वो लेना चाह रहा है तो, और किस फसल के साथ उससे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, इस प्रकार से तो कोई इसको इंगित नहीं किया जा सकता, चिन्हित नहीं किया जा सकता। अगर वो चाह रहा है उसे व्यावसायिक स्तर पे अगर हमको करना है तो देखिए, चाहे वो 1 एकड़ है, 1 एकड़ में भी हम सब्जियों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं जी। तो वहाँ हम कहते हैं जिसके पास कम जमीन है उसको ज़्यादा सघन करनी है, एक क्रॉप ना लेकर के उसको मल्टीपल क्रॉप लेनी है, मिक्स क्रॉप करनी है या रिले क्रॉपिंग करना है, ताकि उसको निरंतर कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फसलें लगा सकता है, ज़्यादा उत्पाद ले सकता है। तो ऐसी योजना हमारे किसान भाई बना सकते हैं जो, या युवा किसान जो शहरों के क्षेत्र के आसपास में खेती करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रख के अगर वो करता है तो संभवतः उसको बेहतर होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखेंगे हमारे सभी किसान मित्र और जो हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को काफ़ी एंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि इसमें ऐसी और भी जानकारियाँ आती रहें, तो बिल्कुल हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। डॉक्टर BS तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से। धन्यवाद आरती जी आपका। जी, तो फिलहाल मैं आरती और साथ ही बिल्कुल मैं हूँ गौतम और आपसे विदा लेते हैं आज के कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।